आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। द्वादशांग दिनवाणी माता की जय। समस्त पूर्वाचार्यों की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री आदि सागर जी अंकलिक महाराज की जय। गुरुवर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंत सागर जी गुरुदेव की जय। कलिकाल सर्वज्ञ अनुभव केवली वर्तमान के समन्त वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। मुनि श्री श्री के सागर जी की जय। मुनि श्री अध्यात्म नंदी जी की जय। माता जी तो हरिका माता जी के चरणों में वंदामी, चुल्लिका माता जी के चरणों में इच्छामी सभी को जय। जिन्हें आज की इस वेबिनार को प्रारंभ करने के लिए मैं श्रवण मुनि श्री श्री के सागर जी के चरणों में नमस्ते करते हुए निवेदन करता हूँ कि हे गुरुवर अपनी मंगलमय वाणी से मंगलाचरण करें और इसको प्रारंभ करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न भावश्रुत ज्ञानी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मन, आज मैं आपको एक ऐसे विषय की तरफ ले चलने वाला हूं कि जो सबको बहुत आह्लादित करता है, प्रफुल्लित करता है और हर जीव की आकांक्षा है कि वो जीवन भर बालक बना रहे, लेकिन बना नहीं रह पाता, इसलिए दुखी होता है। तो मैं आपको दो कविताओं के माध्यम से ऐसे विषय की ओर ले चलूंगा जिसमें एक था बचपन और एक था गांव। हमारा ग्रामीण जीवन कैसा होता है, हमारा बचपन कैसा होता है, एक बाल मनोविज्ञान कैसा होता है, ग्रामीण परिवेश कैसा होता है, सरलता सहजता कैसी होती है, एक प्राकृतिकता कैसी होती है और एक ग्रामीण संस्कृति कैसी होती है और वर्तमान में विकृतियां क्या है। और हमारा एक था बचपन, अभी सब कृत्रिम जीवन है, बालपन जीवन से खोया है, इसलिए जीवन से आनंद भी खोया। और जितना जितना ये कविता सुनाने का मेरा उद्देश्य भी है कि हम जितना बाल मनोविज्ञान को समझेंगे, अपने बालपन में जितना लौटेंगे, जितने सरल और सहज बनेंगे, अनक्षरी शिक्षा सीखेंगे, संस्कार और सदाचार सीखेंगे, उसी से हमारा भविष्य और व्यक्तित्व का निर्माण होगा। इसलिए बालकवत बनने की चेष्टा भी ये इस कविता के माध्यम से प्रेरणास्पद ये कविताएं हैं दोनों। उसके पूर्व में आज के मंगलाचरण के रूप में मेरा सर्वस्व स्वभाव होए, यानी आप हमेशा आचार्य भगवंत के मुखारविंद से मुझसे भी सदैव सुनते हैं भाव प्रधान धर्म, भावों की प्रधानता। आज अधिकतर धार्मिक समुदाय भावों को प्रधानता नहीं देते, बाह्य क्रियाओं को ही देते हैं। किसी की सरलता, सहजता, सुभाव, स्वभाव, इसका महत्व कम है, लेकिन धर्म में और हर क्षेत्र में उसका ही सबसे अधिक महत्व है। उसके बिना हमारा कुछ भी नहीं है। तो मेरा सर्वस्व स्वभाव होए, ये कविता है। इसके माध्यम से आज का हम मंगलाचरण करेंगे। मेरा भाव ही सर्वस्व होए रे, मेरा भाव ही सर्वस्व होए। मेरे भाव ही मेरे पाप पुण्य मोक्ष तक भाव ही होए। मेरा भाव ही सर्वस्व होए रे, मेरा भाव ही सर्वस्व होए।
उभाव पाप तो स्वभाव पुण्य, शुद्ध भाव मोक्ष होए। तरल बरफ बाष्प रूप में जल ही त्रिविध हो, मेरे भाव ही मेरे पाप पुण्य, मोक्ष तक भाव ही होए। मेरा भाव ही सर्वस्व होए रे, मेरा भाव ही सर्वस्व होए। इस हेतु भले बाह्य चाप ताप, सहकारी हेतु होए। मूल कारण तो जल ही होता, तथा ही भाव भी हो। मेरे भाव ही मेरे पाप पुण्य, मोक्ष तक भाव ही होए। मेरा भाव ही सर्वस्व होए रे, मेरा भाव ही सर्वस्व होए। स्वभाव से पुण्य सुशरीर मिले, सुक्षेत्र काल सहाय। पुरुषार्थ भी उत्तम होने से, विकास सर्वांगीण होए। मेरे भाव ही मेरे पाप पुण्य, मोक्ष तक भाव ही होए। मेरा भाव ही सर्वस्व होए रे, मेरा भाव ही सर्वस्व होए। जिससे ध्यान वैराग्य बढ़ते, शुभ से शुद्ध भी होए। शुद्ध भाव से सिद्धत्व मिलता, सच्चिदानंद भी हो। मेरे भाव ही पाप पुण्य, मोक्ष तक भाव ही होए। मेरा भाव ही सर्वस्व होए। यह ही मेरा सर्वस्व स्वभाव, अन्य सर्व पर होए। इस हेतु ही सर्व धर्म कर्म, कनक के लक्ष्य होए। मेरे भाव ही मेरे पाप पुण्य, मोक्ष तक भाव ही होए। मेरा भाव ही सर्वस्व होए रे, मेरा भाव ही सर्वस्व होए रे, मेरा भाव ही सर्वस्व होए। इस कविता का मैं तो आपको अल्पसा भावार्थ बता करके फिर अपने विषय पर आऊंगा। आचार्य भगवंत की इस कविता में ये बताया गया है कि हमारा भाव ही सब कुछ है। भाव में ही पाप भी है, पुण्य भी है, मोक्ष भी है, बंध भी है, संवर भी है, निर्जरा भी है। सब कुछ हमारे भाव में, अन्यत्र कहीं भी कुछ नहीं है। हम जैसा भावना भाते हैं, जैसा जानते हैं, मानते हैं, वो ही बनते जाते हैं। आप अनादिकाल से पौराणिक काल से ग्रंथों में भी आप देखते हैं, जिस जीव ने जैसा जो भाव किया, वो वैसे स्थान पर, वैसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव गति में वो प्राप्त हो गया। वो मेंढक ने भाव किया था कि मैं भगवान के समोषण के दर्शन के लिए, समोषण में जा रहा था दर्शन के लिए। भले ही बीच में दुर्घटना से उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन भाव उसके महान थे, इसलिए वो त्वरित देव बना मरकर। तो ये देवत्व, असुरत्व और संतत्व सब कुछ हमारे भाव में। ये आचार्य भगवान बता रहे हैं
जब हम कुभाव करते हैं तो वही भाव पाप होता है। जब हम सुभाव यानी श्रेष्ठ भाव करते हैं, अच्छा भाव करते हैं, वही पुण्य होता है। और जब भाव शुद्ध हो जाता है उसको ही मोक्ष कहते हैं। आचार्य भगवंत यहाँ एक उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं। जैसे जल की ही तीन स्थिति हो जाती है। जल तो एक ही है लेकिन वो तरल भी होता है, वह बर्फ भी बन जाता है उसी जल का, और उसी का वाष्प भी बन जाता है। तीन रूप अवस्थाएं कैसी, त्रिविध अवस्था कैसी होती है। भले ही इसके लिए बाह्य कुछ कारक होते हैं, कोई ताप होता है, कोई चाप होता है। जब अग्नि पर जल को गर्म किया जाता है तो फिर उसमें से वाष्प भी होती है, और जब इसी को किसी शीत ग्रह में रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है तो वो बर्फ भी बनता है। तो बाह्य चाप ताप भले ही उसके लिए सहकारी कारण हो, सहयोगी कारण हो, लेकिन उसका मूल कारण उसका जल ही होता है। ऐसे ही भाव भी मूल कारण है। भाव में भी सब कुछ है। मैं अगली कविताओं में जो आने वाला हूं मूल विषय में, वो भी ऐसा ही है। बचपन भी हमारे भाव में है, बड़प्पन भी हमारे भाव में है, और सरलता, भोलापन, बचपन, बाल्यकाल का जीवन, वो भी हमारे भाव में है। हम जैसा मानते हैं, जिस आयु का अपने को मानते वैसा फील करने लग जाते हैं। जैसा हम प्रोग्रामिंग करते हैं, हमारे माइंड सेट करते हैं, वैसा ही हम अपने आप को मानने लगते हैं। आचार्य भगवंत यहाँ बता रहे हैं कि जब हम सुभाव करते हैं यानी पुण्य भाव करते हैं तो उस सुभाव से, पुण्य से सुशरीर मिलता है, शरीर भी वैसा ही मिलता है। आप अभी इस मनुष्य भाव में हैं, आप जरा कभी ठंडे दिमाग से कभी कल्पना करो कि हमको शरीर जो मिला है कितना दुर्लभतम शरीर है। कभी कल्पना करो, मैं घोड़ा हो जाता, हाथी हो जाता, पेड़ हो जाता, पौधा हो जाता, अन्य कोई गति प्राप्त हो जाती, कैसी और मेरी दुर्दशा होती। लेकिन मैं मनुष्य बना हूं, इसमें भी पुण्य बड़ा कारणीभूत है। सुक्षेत्र काल सहाय, भले ही सुद्रव्य क्षेत्र काल भाव ये सब सहायक होते हैं। और भाव में भी मुख्य रूप से जो अब हमारा पुरुषार्थ होता है, धर्म अर्थ काम रूप होने से, ये भी जब उत्तम होते हैं तो सर्वांगीण विकास होता है। धर्म भी हो, अर्थ भी हो, काम भी हो, मोक्ष भी हो, अपने अपने गुणस्थान के अनुरूप जब पुरुषार्थ होता है जीव का, उसके उसके अनुसार उसको उसके परिणाम प्राप्त होते हैं। और जिस भाव से ज्ञान बढ़ता है, वैराग्य बढ़ता है, शुभ से शुद्ध भी हो, वही जब भाव ज्ञान युक्त होता है वही शुभ भाव होता है। शुभ से फिर आगे शुद्ध भी होता है, और शुद्ध भाव जब होता है जीव का, उस शुद्ध भाव के माध्यम से ही जीव को सिद्धत्व की प्राप्ति होती है। और उसी शुद्ध भाव से ही आगे जीव, यही जीव विकास करता करता सच्चिदानंद होता है, सत चित आनंद स्वरूप होता है। यह ही मेरा सर्वस्व स्वभाव, और यही स्वभाव ही, ये भाव ही जीव का सर्वस्व है। अन्य सब पर ही है। संसार में हम जो कुछ भी दृश्यमान जगत को देखते हैं वो ही सब पर ही है। मुख्य रूप से जो भी मेरा अस्तित्व है, मेरा स्वभाव है, मेरा भाव है, मेरा एग्जिस्टेंस है, मेरी सत्ता है, वो मेरा भाव ही है। और इस भाव का ही, इस भाव को शुभ करने के लिए ही सब धर्म कर्म है। और इसी शुभ भावों के माध्यम से आगे जीव अपने परम लक्ष्य को शुद्ध भाव करके अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। ये आज की इस कविता का सामान्य रूप से भावार्थ है। आचार्य भगवंत ने तो भावों के ऊपर में अनेक कविताएं, गद्य पद्य में साहित्य भी लिखा है, वहां से बहुत कुछ, इसका सारा विस्तार का विषय है ये तो। लेकिन संक्षेप में संदर्भ के अनुसार आज के मंगलाचरण के रूप में
मैंने आपको इसका भावार्थ समझाया। अब हम अपने मूल आज के विषय पर आते हैं, जो आज का प्रतिपादन का विषय है। सर्वप्रथम एक था ग्राम। आप लोगों से में से कुछ लोग ग्रामों से भी इस वेबिनार का श्रवण कर रहे हैं, कुछ लोग शहरों से भी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि गांव और शहर भी, ये भी हमारे भावों के अनुसार है। कोई व्यक्ति गांव में रह करके भी शहरी भाव रख सकता है, कोई शहर में बैठ करके भी कथनचित गांव वाला भाव भी रख सकता है, लेकिन वो हमारे भाव में है। हमारे बीच में देखो जीवनलाल जी पाटीदार, ये श्रवण कर रहे हैं, ये गांव से कर रहे हैं। हमारी डॉक्टर रीता श्री कुमार जी, ये अभी शहर से, मुंबई से श्रवण कर रही है। तो भले ही दो 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 स्थिति है, एक सामान्य रूप से उदाहरण बताया, एक गांव के हैं, एक शहर से हैं, लेकिन मुख्य रूप से भाव में हमारे, चाहे ग्राम क्या है या शहर, इस सब हमारे भावों में। हम जैसा भाव करते हैं वैसा ही हमारे भाव में ही द्रव्य क्षेत्र काल भाव बन जाता है। तो आचार्य भगवान की सबसे पहले एक कविता, एक था ग्राम। प्राचीन ग्रामीण संस्कृति, अभी की विकृति। हमारी प्राचीन ग्रामीण संस्कृति आज भी यथार्थ से हमको धर्म देखना है, संस्कृति देखनी है और यथार्थ संस्कार देखना है। वैसे सामान्य रूप में ऐसा कोई नियामक तो नहीं है, लेकिन एक सामान्य रूप में हमको जो भी संस्कार, संस्कृति, सदाचार आदि देखने को मिलता है, वो ग्रामीण परिवेश में ही अधिक देखने को मिलता है। सामाजिकता, संगठन। शहरों में भीड़ होती है, सामाजिकता नहीं होती, एक भीड़ का मनोविज्ञान होता है, लेकिन गांव में संस्कृति होती है। तो ग्रामीण संस्कृति क्या है और अभी वर्तमान की विकृति क्या है, एक तुलनात्मक अध्ययन इस कविता के माध्यम से हमें समझना है। तो वो आप ध्यान से सुनिए, पहले कविता सुनिए, फिर मैं आपको विश्लेषण करके और बताऊंगा, और अगली कविता भी बताऊंगा। एक था बचपन, बचपन का भी मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान क्या है वो भी आपको बताऊंगा। एक था आदर्श ग्राम, धन धान्य से परिपूर्ण, स्वावलंबी स्वानुशासी, मितव्ययी व दयावान, धर्म कर्म व नीतिवान, प्रेम संगठन निष्ठावान, स्वच्छ व प्राकृतिकमय, स्वस्थ व सबलवान, खेत खलिहान उपवन, नदी नाल युक्त ग्रामांचल, कुआ बावड़ी व चारा गाह, डूंगर पर्वत वनांचल। देखो गांव में क्या क्या होता है, कैसा प्राकृतिक परिवेश होता है, ये भी बता रहे। पशु पक्षी से था कोलाहल, नदी नाल से होता कल कल, कबूतर मोर के नाट्यशाल, गिलहरी भरती पुलाचल। एक था आदर्श ग्राम, धन धान्य से परिपूर्ण, कुक्कुट बजाते अलाराम, देव मंदिर से आते घंटी स्वन, प्रभात फेरी में गीत गान, जय जयकार होती सुबह शाम। एक था आदर्श ग्राम, धन धान्य से परिपूर्ण, प्रातः काल में जगता पूरा ग्राम, पूजा पाठ का होता शुभ गान, धर्ममय होता था सदा ग्राम, अतिथि सेवा में धन्यवान, साधु संतों का होता आगमन, पूरा ग्राम करता समागम।
प्रवचन व संत समागम, धर्म चर्चा होती सुबह शाम। भजन कीर्तन गाना गान, राम लीला नाटक धर्म काम, परस्पर सहयोग रक्षा काम, रीति रिवाज निभाते हरदम, खेती पशुपालन सेवा काम, कुम्हार बढ़ई धोबी काम, नाई लोहार व वस्त्र काम, कढ़ाई सफाई आदि काम। न्याय नीति से होते सर्व काम, विनिमय से होते सब काम, स्व काम से होता विनिमय, रुपया पैसा बिना काम, चोरी दगाबाज नहीं होते, मिलावट शोषण नहीं होते, ठगी भ्रष्टाचार नहीं होते, खाना खिलाकर स्वयं खाते, जन्म मरण विवाह काम में, रोग दुख आदि संकट में, सेवा सहयोग होता समय में, भेदभाव विहीन मन में, सादा सरल होता था जीवन, सुख शांति से होते सब काम, तनाव रोगों से विहीन, दीर्घ धर्ममय सजीवन, परिवार भी होते संयुक्त, स्नेह सहयोग सेवा युक्त, संस्कार सदाचार सहित, विश्व कुटुंब का छोटा रूप, चारों पुरुषार्थ में दत्त चित्त, चारों आश्रम में समन्वित, सत्य सदाचार दयावंत, अर्थ काम में ना होता सदा चित्त, अभिग्राम में भी विकृति आई, पूर्व संस्कृति भी लोप हो रही, धन लिप्सा भी जागृत हो रही, नगर की तृष्णा सता रही, फैशन व्यसन भी प्रारंभ हो रहे, सादा सहजीवन लोप हो रहे, नगर की ओर भागे जा रहे हैं, अकल बिन नकल हो रहे, सुख स्वास्थ्य भी होते जा रहे, परिवार भी छूटे जा रहे, ग्राम खंडहर होते जा रहे, प्रेम संस्कार लोप हो रहे, नगर में भीड़ भी बढ़ रही, नई समस्याएं उत्पन्न हो रही, जीना भी दूभर हो रहा है, क्षुद्र लक्ष्यों में समाया जा रहा है, गुण दोषों की समीक्षा हेतु, सत्य तथ्य के स्वीकार हेतु, कनक ने कविता भी रची, संस्कृति बचाने के हेतु, एक था आदर्श ग्राम, धन धान्य से परिपूर्ण। प्रिय धर्मात्मन, आपको मैंने ये कविता समझाई सुनाई, इसके माध्यम से मैं थोड़ा सा विश्लेषण करके बता रहा हूं कि आखिर ये कविता लिखने की क्या आवश्यकता पड़ी। आज तो युग शहरीकरण का है, ग्राम्य जीवन से, आचार्य भगवत ने इस कविता में भी लिखा है कि ग्राम से भी लोग शहरों में पलायन करते हैं, आजीविका के लिए, अन्य किसी प्रयोजन से, अन्य किसी आकांक्षा से। लेकिन ग्राम का जीवन कितना सुव्यवस्थित, आदर्श, स्वस्थ और एकदम प्राकृतिक जीवन, संस्कृति युक्त, ये विशेषता भी जानना जरूरी है। हम चाहे जहां भी रहते हो, अभी शहर में रहते हो, गांव में रहते हो, लेकिन गांव वालों को गांव की महत्ता जानना है और शहर वालों को भी गांव की महत्ता जानना है, क्योंकि शहर वाले भी जो कुछ भी
उनको जो भोजन पानी आदि राशन जो भी प्राप्त होता है वो गांव, फल सब्जियां दूध सब गांव से ही प्राप्त होता है। इसलिए गांव ग्रामीण परिवेश के बारे में सबको ज्ञान होना चाहिए। इस भावना से भी ये कविता सृजित की गई है। आचार्य भगवंत बोल रहे हैं कि एक आदर्श ग्राम कैसा होता है, जहां धन धान्य से परिपूर्ण होता है। धन, प्राचीन काल में धन किसको बोलते थे आप लोग जानते हैं? ये जितने पशु होते थे ना, गाय भैंस बकरी, ये जिसके पास होते थे वो उसको धनी व्यक्ति माना जाता था। वो होता है धन। धान्य से, धान्य यानी अनाज, इससे धन और धान्य से परिपूर्ण गांव होता है। स्वावलंबी स्वानुशासी, गांव के लोग अधिक स्वावलंबी होते हैं, अधिक स्वानुशासी। मितव्ययी यानी थोड़े में गुजारा करना जानते हैं, थोड़े में गुजारा होता है। और दयावान भी होते हैं, सामाजिकता होती है। ये सब ग्रामीण संस्कृति की विशेषताएं होती है। धर्म कर्म भी होता है, नीतिवानता होती है, प्रेम संगठन निष्ठा आदि होती है। ये ग्रामीण जीवन की विशेषताएं होती है। भले अभी कुछ विकृति आचार्य भगवंत ने इसी में लिखा है, भी विकृति आई है, लेकिन हमारे जीवनलाल जी पाटीदार भी श्रवण कर रहे हैं। इनको भी मैं हमेशा बताता हूँ कि आपके ग्रामीण जीवन में भले ही शासन प्रशासन भी उपेक्षा करता है, लेकिन ग्राम में जीवन ही सबसे श्रेष्ठ है। और जिसका सबसे बड़ा उदाहरण हम सब अभी वर्तमान में हमारा संघ है, आचार्य भगवंत है। हम लोग तो गांवड़े, अपने आप को गांवड़े और जंगली साधु ही कहते हैं। इसमें गौरव का विषय हमारे लिए। हम सब गांव में ही रहते हैं ज्यादातर। जीवनलाल जी के गांव में 3 चातुर्मास हो गए हमारे, नंदोड़ में, अभी भीलुड़ा गांव में चल रहा है, हल्दी घाटी के जंगल में भी। हाँ, वो उंगलियां दिखा रहे, चौथा और करो जल्दी से। बहुत अच्छी आपकी भावना है जीवनलाल जी, आपकी भावना के लिए बहुत बहुत अनुमोदना है। आपकी भावना तो बहुत, देखो गांव, आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, गांव के लोगों का दिल कितना बड़ा होता है। कोई शहरी व्यक्ति होते हैं तो चातुर्मास करके थक जाते हैं, लेकिन हमारे जीवनलाल जी देखो क्या बोल रहे हैं, गुरुदेव और चौथा चातुर्मास दो और आगे अवसर दो। बहुत बहुत, यही ग्रामीण जीवन की विशेषता है। आप प्रैक्टिकल समझिए। और हम लोग तो गांव में रहते हैं, हम लोग तो हल्दी घाटी के जंगल में भी चातुर्मास करके आए हुए हैं। तो और गांव का जीवन कैसा होता है? स्वच्छ और प्राकृतिक में होता है। भले कोई शहरी व्यक्ति ये माने, अरे गांव में तो थोड़ा गोबर दिखता है, गोबर से कुछ नहीं होता, गोबर बहुत लाभप्रद है। गांव का प्राकृतिक परिवेश समझिए, अपने गांव की महत्ता समझिए। आचार्य भगवंत ने कविता कोई ऐसे ही किसी भावुकता में नहीं लिख दी, इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। गांव का जीवन कितना आनंददायी है। आपको एक कविता आपने सुनी होगी, छोटा मेरा गांव रे, प्रकृति की छाव रे, भूगोल पोथी इतिहास में नाही तेरा नाम रे। भली भूगोल पोथी में नाम ना भी हो, लेकिन गांव की महत्ता गांव की ही है। गांव का जीवन आनंदमय है, स्वच्छ है, प्राकृतिक में है, और स्वस्थ रहते हैं और सबलवान रहते हैं। मैं आपको स्वस्थता और सबलवान का भी एक उदाहरण बताता हूँ। गांव के लोग कितने स्वस्थ दीर्घायु होते हैं। हमारे जीवनलाल जी के पिताजी को देख लो, जीवनलाल जी ही बता दें कि उनके पिताजी अभी कितने वर्ष के हैं, अभी भी जीवंत हैं। जीवनलाल जी भी स्वयं कृषि का कार्य करते हैं, उनके पिताजी भी अभी भी संभवतः अभी 100 वर्ष से ऊपर ही आयु है। मैं जिस समय सुना था उस समय ही 100 वर्ष था, अभी तो और 2-3 वर्ष हो गए, तो 102 या 103 वर्ष की उनकी आयु। तो ये क्यों है? क्योंकि ग्रामीण जीवन ही ऐसा स्वस्थ है, सबलवान। खेत खलिहान, गांव का जीवन, क्योंकि मैंने भी अपने जीवन में ये सब बहुत देखा है। खेत देखा, खलिहान देखा, उपवन देखा, नदी नाल युक्त ग्रामांचल देखा। हमारे हिंदू धर्म के और जैन धर्म के महापुरुष श्री कृष्ण जी, इनका जन्म कहाँ हुआ? गांव में हुआ। और उस गांव का जीवन का, उस वृंदावन का, उस गोकुल का कितना आज भी बखान किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि वो ग्रामीण परिवेश है, और उस ग्रामीण परिवेश में नारायण श्री कृष्ण का जन्म हुआ। कितने बुद्धिमान, कितने महापुरुष, भगवान नेमिनाथ के चचेरे भाई,
बुद्धि युक्ति कला से संयुक्त नीतिवान, ऐसे श्री कृष्ण जी भी गांव में ही जन्म लिए थे। गाय चराते थे, बंसी बजाते थे, नाचते गाते थे, माखन मिश्री दूध मलाई खाते थे। ये गांव का जीवन होता है। देखो कितना मजेदार होता है। आप लोगों के अंदर में भी जो भ्रम हो, जो अज्ञानता हो, जो विपरीत धारणा हो गांव के बारे में, वो निकलना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टि से भी, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, आयुर्वेद की दृष्टि से भी, पर्यावरण की दृष्टि से भी और स्वच्छता की दृष्टि से भी, हर दृष्टि से गांव का जीवन सर्वश्रेष्ठ है। और सब कुछ तो गांव में ही होता है। शहर में होता क्या है? शहर के लोग तो परोपजीवी होते हैं, स्वावलंबी और उत्पादक गांव के लोग होते हैं। और विशेषतः कृषक, पशुपालक, यही उत्पादक है, यही सबके दाता हैं, यही सब तक भोजन पहुंचाते हैं। पशु पक्षी से लेके मनुष्य के लिए, हम साधु संतों से लेके तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोई नेता हो, अभिनेता, सब तक किससे भोजन पहुंचता है? इसलिए कृषक की महिमा। मैं हमेशा जीवन लाल जी को इसलिए बोलता हूँ, वो हमारे बीच में रहते हैं, बहुत गौरवशाली उनकी उपस्थिति होती है। वो भी बहुत अच्छे कृषक है गाँव के, और बहुत उनका आप भाव व्यवहार देखते हैं, अभी प्रैक्टिकल देख लिया। तो ये सब ग्रामीण परिवेश की विशेषता है होती है। मैं भी जो कुछ बोल रहा हूँ, ग्रामीण परिवेश को प्रैक्टिकल रूप में जिया हूँ, अभी भी साधु जीवन में जी रहा हूँ, उसको गौरवशाली मानता हूँ। इसलिए इतनी मुखरता से आपके समक्ष इस विषय को कह पा रहा हूँ। नहीं तो हर कोई नहीं कह सकता, अनुभव भी चाहिए, उसका प्राकृतिक वैज्ञानिक कार्य कारण भी ज्ञात होना चाहिए। और गांव में क्या होता है? कुआं, बावड़ी, चारागाह, डूंगर, पर्वत, वनांचल। गांव में कुएं होते हैं, बावड़ी होती है, चारागाह होते हैं जहां पे चराया जाता है, डूंगर, पर्वत, वनांचल, पहाड़ होते हैं, पर्वत, वनांचल होते हैं, माने जंगल भी होते हैं। ये सब ग्रामीण परिवेश है। तो आपके इस जिले का नाम ही डूंगरपुर है, क्योंकि डूंगर सब पहाड़ों का ही पूरा जिला है, पहाड़ों से घिरा है, अरावली की ये पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ, इसलिए इसको डूंगरपुर कहते हैं। और गांव में क्या होता है? पशु पक्षियों का कोलाहल। आपको एक वैज्ञानिक कारण बताऊं, पशु पक्षियों के कोलाहल बहुत महत्वपूर्ण है। अभी विज्ञान ने सिद्ध कर दिया कि जितना हम पशु पक्षियों का ये कलरव श्रवण करते हैं, हमारे का शहरों में पशु पक्षी इतने कलरव सुनने को नहीं मिलते। ट्रैफिक का और अन्य भीड़ का इतना कोलाहल होता है कि हम पशु पक्षियों की कुछ भी कलरव को श्रवण कर ही नहीं सकते। विज्ञान के अनुसार इससे हमारी स्मृति शक्ति बढ़ती है। पशु पक्षियों की विविध प्रकार की आवाजें, कभी आपको संदर्भ के अनुसार विविध प्रकार के पशु पक्षियों के कैसे कैसे उनके स्वर होते हैं, कैसे ध्वनियां होती है, कैसे उनके कलरव होते हैं, उस पर भी कभी कविता सुनाऊंगा। लेकिन अभी सामान्य रूप में संदर्भ के अनुसार बता रहा हूं कि ये जो कलरव हम श्रवण करते हैं, ये हमारा स्ट्रेस दूर करता है, हमारी मेमोरी पावर अच्छा करता है, भावों को अच्छा करता है, स्वस्थ करता है। ये सब लाभ है। और नदी नाल से होता कलकल। गांव में हमको नदी और नाले भी देखने को मिलते हैं, जिनकी कलकल सुनकर ध्वनि से बहुत आनंद होता है। शहर वाले भी जब कभी पिकनिक के लिए आते, कहाँ आते हैं? वनांचलों में ही तो जाते हैं, गाँव में ही तो जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, वहीं तो जाते हैं पिकनिक के लिए। हमारे बीच में देखो निर्मला अभी आई है अपने गाँव में, अभी मुंबई की प्रवासी है, लेकिन निवास तो इनका भिलोड़ा ग्राम का है। तो ये भिलोड़ा ग्राम में आकर के अभी सारा पुण्य संपादन कर रही है, गुरुओं की सेवा कर रही है, और पूरा ग्रामीण, और बेटी भी इसी गांव की है, इसी गांव परिवेश में रही है, इसलिए वो भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और आप लोग भी सब जो भी ग्रामीण परिवेश में रहते हैं या ग्रामीण परिवेश से कहीं ना कहीं टच होते हैं, वो आप ये सब विशेषताओं को समझ सकते हैं। और क्या होता है? कबूतर मोर के नाट्यशाला। गांव में कबूतर भी होते हैं, नाट्यशाला, मोर भी आते हैं। मोर तो विशेषता इस राजस्थान में बहुत देखने को मिलते हैं, इस जिले में भी। अभी हम जिस गांव में चातुर्मास कर रहे हैं, यहाँ भी बहुत मोर देखने को मिलते हैं।
मोर के नृत्य देखने को मिलते हैं, मोर का प्राकृतिक रूप देखने को मिलता है। वो जब नृत्य करते हैं वो नाट्यशाला भी प्रकृति में स्वाभाविक रूप से देखने को मिलती है। गिलहरी भरती कुलाल छत। आप लोग थोड़ा थोड़ा जरा इस कविता के माध्यम से भी सोचो, आचार्य भगवंत कितना प्रकृति से जुड़े हुए हैं, कितनी सूक्ष्मता से इसका अध्ययन, अन्वेषण और अनुसंधान करते हैं, कैसे देखते हैं, किस दृष्टि से देखते हैं। आधुनिक से आधुनिक है आचार्य भगवंत, लेकिन प्राचीन से प्राचीन भी है। यही एक बड़ा मणि कांचन योग है कि वो सब कुछ प्रकृति के बारे में जानते हैं। आप इस कविता के माध्यम से उनके व्यक्तित्व को, उनके भाव को समझ सकते हैं। आचार्य भगवंत क्या बोल रहे हैं? गिलहरी भरती है कुलाचर, कुक्कुड़ बजाते अलाराम। गांव में प्राचीन काल में अभी भी कहीं कहीं है, अभी भी नहीं है ऐसा नहीं है। पहले लोग गांव में जो जागते थे वो मुर्गा जैसे ही बांग देता था, यहाँ कुक्कुट शब्द लिखा है, तो वो अलार्म बजा देता था और उतने बजे उठ करके कृषक अपने काम पे खेतों में चले जाते, पशुपालक अपने पशु के कार्य में, अन्य लोग अपने अपने कार्यों में। ये होता है कुक्कुट बजाते अलार्म, ये गांव की विशेषता। देव मंदिर से आते घंटी स्वन, इधर मुर्गे भी बांग देते हैं, उधर मंदिरों की घंटी भी बजती है। हम जीवन लाल जी के गांव में थे, इनके खेत के तरफ हम लोग जब जाते थे भ्रमण के लिए तो सुबह मुर्गे का भी आवाज होता था, और वहां पे रणछोड़ दास जी का मंदिर है, वहां की घंटी की ध्वनि भी सुनाई देती थी। तो ये गांव में होता है। प्रभात फेरी में गीत गान, अभी परंपरा कुछ कम हुई हो लेकिन अभी भी कई जगह प्रभात फेरी में गीत गाने की परंपरा है और जय जयकार होती है सुबह शाम। प्रातः काल में पूरा गांव की विशेषता होती है। गांव में प्रातः काल सब लोग जाग जाते हैं। शहरों में तो सब सूर्यवंशी रहते हैं, देर रात तक जागते हैं और देर रात तक फिर लेट उठते भी हैं। लेकिन गांव का जीवन सुव्यवस्थित होता है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जल्दी सोना जल्दी उठना, ये जीवन रहता है। आज के आधुनिक जीवन की बड़ी जो समस्या है वो ये भी है। अभी विज्ञान भी सिद्ध कर रहा है कि यदि हम समय पर नहीं सोते, निद्रा पूर्ण नहीं होती, उससे भी अनेक विकृतियां, अनेक बीमारियां, अनेक समस्याएं हमारे जीवन में उत्पन्न हो रही। उसका कारण है निद्रा पूरी नहीं होना। और ग्रामीण लोग, विशेषतः कृषक लोग दिन भर कृषि का काम करते हैं और अच्छी नींद भी लेते हैं और फिर सुबह शीघ्र उठ करके अपने कामों से लग जाते हैं। एक सुव्यवस्थित दिनचर्या बनती है। और सुबह उठ करके गांव के जीवन में पूजा पाठ भी होता है, धर्ममय होता है। और गांव के लोग जितना अतिथि सेवा में अग्रणी रहते हैं, शहरों में नहीं रह पाते। शहरों में तो ऐसा है, तुम कहाँ और हम कहाँ, कौन आया कौन गया। लेकिन ग्रामीण व्यक्ति आपको अवश्य ही खाने के लिए भी पूछेगा, पीने के लिए भी पूछेगा। कैसा अतिथि सेवा होती है, ये गांव में विशेष रूप से, गांव की संस्कृति में विशेष रूप से होता ही है। और साधु संतों का भी समागम होता है। हमारे जीवन लाल जी आनंदित हो रहे हैं, इनको भी साधु संतों का समागम प्राप्त होता है। वो भी मूल्यांकन करते हैं कि आचार्य भगवंत कनक नंदी जी गुरुदेव के संग के लिए अभी पूरे देश से 500 चातुर्मास प्रवासों के निवेदन है। उसके बाद भी हम गांव में ज्यादा रहते हैं, इसलिए उनके गांव को 3-3 बार हमारे चातुर्मास का लाभ प्राप्त हुआ और अभी भी उनकी भावना है। तो ये ग्रामीण संस्कृति, यहाँ पर अतिथि की सेवा, अतिथि देवो भव। और सबसे मुख्य अतिथि तो साधु ही है जिसकी कोई तिथि नहीं है। आप जिसको अतिथि बोलते हैं व्यवहार में, वो व्यवहार से बोलते हैं, लेकिन वो यथार्थ से अतिथि नहीं है। उसके लिए एक शब्द है अभ्यागत, जिसको आप लोग मेहमान बोलते हैं। मेहमान आ गया, पाहुणे आ गए, ऐसा बोलते हैं, लेकिन उसके लिए सही शब्द है अभ्यागत, जो निमंत्रण से आते हैं। और हम किसी निमंत्रण से नहीं जाते। भले आप निमंत्रण करते हैं, निवेदन करते हैं, भक्ति करते हैं, वो सब आपका काम है, लेकिन हमारे लिए कोई तिथि नहीं है और कोई बाध्यता नहीं है। हम चाहे जहां चातुर्मास कर सकते हैं, हम चाहे तो जीवन लाल जी के खेत में भी चातुर्मास कर सकते हैं।
कहीं भी कर सकते हैं, अतिथि हैं। और आचार्य भगवंत लिख रहे हैं प्रवचन और संत समागम। गांव के लोग प्रवचनों में भी संत समागम में भी बहुत रुचि लेते हैं। धर्म चर्चा होती है सुबह शाम, गांव के लोग आ जाएंगे, बढ़िया शांति से बैठते हैं और धर्म श्रवण भी करते हैं, सत्संग का भी आनंद लेते हैं, भजन कीर्तन गाना गान। हम लोग ऐसे गांव में गए, हम लोग जब हल्दी घाटी के आसपास 25 गांव में गए जहां श्वेतांबर भक्त थे, वहां पर भी हम जिन जिन गांव में जाते थे, लोग देर रात तक खूब भक्ति करते थे, भजन करते थे, कीर्तन करते थे, गाना करते थे, नृत्य करते थे। ये सब गांव में होता है। और गांव में क्या होता है? रामलीला, नाटक, धर्म, काम। आप लोगों में से प्राचीन जो लोग हैं उन्होंने कभी रामलीला देखी होगी। गांव में रामलीला की मंडली आती थी और सब लोग, मैं भी तो अपने जीवन में बहुत रामलीला, कृष्ण लीला, नाटक, ये सब बहुत देखा हूं। आप लोगों में से भी कुछ लोगों ने देखे होंगे। अभी ये प्रवृत्तियां कम हुई हैं क्योंकि अभी जब से ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है तो ये जो जितने नाट्य मंच आदि होते थे, रामलीला, ये कम हुए, लेकिन ये गांव में होते थे पहले, अभी भी कई जगह होते हैं। और गांव की विशेषता क्या होती है कि गांव में एक दूसरे के प्रति सहयोग रहता है, परस्पर सहयोग रहता है, एक दूसरे की रक्षा की जाती है, रीति रिवाज निभाते, सब रीति रिवाज निभाते हैं, बंधुत्व से रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, सेवा संगठन से रहते हैं। ये गांव की विशेषता होती है। शहर में किसी व्यक्ति के ऊपर में कोई विपदा आ जाए, इतनी जल्दी कोई दौड़ता नहीं, आता नहीं है। भले ही ट्रैफिक चलता रहता है लेकिन लोग किसी के बचाव में नहीं लिए। गांव की संस्कृति ऐसी होती है जहां एक दूसरे की सेवा सुरक्षा के लिए लोग आगे आते हैं। और आगे सुनिए, खेती, पशुपालन, सेवा काम, कुम्हार, बढ़ई, धोबी के काम। गांव के जीवन में क्या क्या होता है? खेती होती है, पशुपालन होता है, सेवा के कार्य होते हैं, कुम्हार के, बढ़ई के, धोबी के काम होते हैं। ये सब आप देखते हैं गांव के जीवन में। नाई होते हैं, लोहार होते हैं, वस्त्र काम होते हैं, पढ़ाई भी होती है, सफाई भी होती है। ये सब काम गांव के परिवेश में होते हैं। ये ग्रामीण की संस्कृति है। और जो भी काम है न्याय नीति से होती है। आपने एक गीत सुना होगा, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। कई मूवी भी आपने देखी होगी जो गांव पर बनी। आपने एक नदिया के पार देखी होगी कभी मूवी, वो भी पूरा ग्रामांचल का ही पूरा, उसमें विषय वस्तु उसकी ग्राम से संबंधित है। गांव में न्याय नीति से काम होते हैं, विनिमय से होते सब काम। इसका भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। विनिमय प्राचीन काल में, अभी तो ये कम हो गया लेकिन अभी भी कहीं कहीं हो सकता है, वस्तु विनिमय होता था। किसान मान लो 1 किलो या 1 पाई ले जा करके गेहूं दिया, उसके बदले उसको कुछ किराना सामान मिल जाता था, अन्य सामान उसको प्राप्त हो जाता था, वो वस्तु प्राप्त हो जाती, वस्तु विनिमय होता था। अभी मुद्रा से ही विनिमय होता है, अभी रुपया खर्च करके वस्तु मिलती है। लेकिन प्राचीन काल में गांव में ऐसी ही परंपरा थी, मैंने भी देखी अनेक वर्षों तक कि वस्तु विनिमय होता था। अनाज के बदले कुछ वस्तुएं प्राप्त कर लेते थे जो गृहस्थी के योग्य। और अपने अपने कार्यों से ही विनिमय होता है, बिना रुपए पैसे के भी काम होता है। सब काम गांव के जीवन जब होता है तो सब एक दूसरे को वस्तु का विनिमय करके काम चलाते, एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं और ग्रामीण जीवन चलता जाता है। और गांव में चोरी दगाबाजी भी नहीं होती, मिलावट शोषण नहीं होते, ठगी भ्रष्टाचार नहीं होते। अभी कहीं अपवाद रूप में तो होने लगे हैं, आचार्य भगवान ने आगे लिखा है वो भी बताऊंगा। लेकिन मुख्य रूप से गांव के जीवन में चोरी दगाबाजी मिलावट शोषण ठगी भ्रष्टाचार ये नहीं होता। और खाना खिलाकर स्वयं खाते, ये गांव की संस्कृति है। आप लोग भी देखते हैं गांव के लोग आज भी जो भी है उनके यहाँ अतिथि आए हैं, अभ्यागत आए हैं, जो भी पाहुणे आए हैं उनका पहले भोजन कराते हैं, फिर वो भोजन करते हैं। ये भी एक ग्रामीण की संस्कृति की विशेषता होती है।
चाहे जन्म का काम, जन्म हो, मरण हो, विवाह काम हो, रोग दुख संकट आदि में सब सहयोगी बनते हैं। बोलते ना, जन्म मरण और परण, ये तीन कामों में बिल्कुल सब सहयोगी बनते जाते हैं। गांव में ये संस्कृति होती है, सेवा सहयोग होता है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, जातिगत भेदभाव भी नहीं होता, सब मिलजुल कर संगठन से रहते हैं और समन्वय से रहते हैं, सद्भावना पूर्ण रहते हैं। ये भी एक ग्राम की विशेषता होती है, संस्कृति होती है। और जीवन भी सादा सरल होता है, थोड़े में, ज्यादा से नहीं लालच, हमको थोड़े में गुजारा होता है। लेकिन आपको एक इसका दूसरा पक्ष भी बता रहा हूं कि हमारे देश में कई स्थानों पर जो किसानों की आत्महत्याओं की प्रवृत्ति बढ़ी है, उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है, जो भी यदि कृषक होकर के यदि किसी प्रकार के व्यसन और फैशन में पड़ जाएगा, किसी प्रकार के भी ऐसे अपव्यय करेगा, तो उसका जीवन सरल सहज नहीं रह सकता। इसलिए कई स्थानों पर किसानों को भी आत्महत्या करनी पड़ती है, क्योंकि वो भी किसी ऐसे प्रपंच में पड़ जाते हैं, प्रलोभन में पड़ करके अपने जीवन को दुखी कर लेते हैं। हमारे जीवन लाल जी इस विषय में आदर्श हैं। इनका जीवन निर्व्यसनीय है, कोई व्यसन नहीं है, इसलिए वो एक बिल्कुल प्रसन्न मना एक अच्छे कृषक हैं, अच्छे गांव का जीवन जीने वाले हैं। ऐसे ही जो भी है यथा योग्य, जिनके जीवन में ये सरलता है, सादगी है, मितव्ययिता है, वो उनका जीवन सुखी ही रहता है। आज जीवन में दुखड़ा आने का एक बड़ा कारण ये भी है, इसके पीछे एक शिक्षा है कि हमारे जितने खर्चे बढ़ते जाते हैं, जितना हमारा अर्थतंत्र अनियंत्रित होता जाता है, उतना ही जीवन में अशांति आती है, असंतुलन आता है। हमारे महावीर जी भी समझ रहे होंगे, ये भी बैंक के अधिकारी रहे हैं, अर्थतंत्र के अधिकारी रहे हैं, ये भी जानते हैं अर्थतंत्र असंतुलित होने से क्या स्थिति होती है। तो आचार्य भगवंत यहाँ पे लिख रहे हैं कि गांव का जीवन स्वस्थ भी होता है, शांतिमय होता है, सुखमय होता है, तनाव रोगों से रहित रहता है। जितना ग्रामीण जीवन जीने का अर्थ ही है, किसी प्रकार का तनाव नहीं, रोग नहीं। आपको अभी उस दिन एक कविता सुनाई थी, आधुनिक पढ़ी लिखी रानी है, कौन भरेगी पानी है। उसमें आया था कि वो ही आगे आत्महत्या करती है। पोस्ट पैकेज सब रहते हुए भी आत्महत्या करती है। क्यों करती है? क्योंकि जीवन में शांति नहीं है, तनाव युक्त जीवन है। लेकिन गांव का जीवन जो जीते हैं वो तनाव रहित रहते हैं और दीर्घ जीवन भी जीते हैं, दीर्घजीवी भी होते हैं। और गांव में संयुक्त परिवार भी मिलते। शहरों में संयुक्त परिवार बहुत दुर्लभ है, लेकिन गांव में अभी भी संयुक्त परिवार है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। हम लोग मध्य प्रदेश के बड़नगर ग्राम में गए थे। वहां का जो टोंगिया परिवार है, आज भी 70 लोगों का परिवार है, 70 सदस्य हैं, और आज भी संयुक्त परिवार है उस बड़नगर ग्राम। और पूरा धार्मिक परिवार है। एक जमाने में बहुत विपन्न परिवार था। आचार्य करप चंद्र सागर जी गुरुदेव उस ग्राम में आए और उनके जीवन का कायाकल्प हुआ। उनकी प्रेरणाओं से, उनके ज्ञान दान की आहार दान की प्रेरणाओं से आज की तारीख में टोंगिया जो परिवार है, जो जानते होंगे वो समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। उनके परिवार में आज की तारीख में सब सुशिक्षित लोग हैं, संस्कारित हैं, विद्वान भी हैं, धनी भी हैं, मानी भी हैं, ज्ञानी भी है, ध्यानी भी है, सब प्रकार के लोग हैं। प्रतिवर्ष देश में अनेक साधुओं को वो पंखे भी वितरित करते हैं, पंखों का दान करते हैं, पिच्छियों का दान करते हैं, औषधि का दान करते हैं। आचार्य भगवंत के पास भी उनके परिवार से, मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ कि गांव में ही संबंध 70 लोगों का अभी भी परिवार है। और संयुक्त परिवार को आज विज्ञान भी मान्यता दे रहा है कि जितना संयुक्त परिवार होगा उतना सेवा, सहयोग, समन्वय, सुरक्षा, ये सब हमारे जीवन में उत्पन्न होते हैं। आज जीवन जितना लोगों का एकांत हो रहा है, उतना जीवन में दुखड़ा बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, अशांति बढ़ रही है। तो इस कविता के माध्यम से ये भी जानना है कि परिवारों की संयुक्तता भी हमें गांव से सीखनी है। स्नेह, सहयोग, ये सब गांव में होता है। संस्कार, सदाचार सहित विश्व कुटुंब का छोटा रूप। यदि विश्व कुटुंब
वसुधैव कुटुंबकम का नारा आप हमेशा सुनते हैं, उसका छोटा रूप कहीं देखना हो तो आपको गांव में देखने को मिलेगा। विश्व कुटुंब का छोटा रूप ये ग्राम्य जीवन होता है, और सब चारों प्रकार का पुरुषार्थ होता है, चारों प्रकार के आश्रमों से समन्वित ग्रामीण जीवन होता है। सत्य, सदाचार, दयावंत, अर्थ काम में ना होता चित्त। जो भी सच्चे ग्रामीण होते हैं उनका जो चित्त है वो श्रेष्ठ कामों में लगा रहता है। और जो भी लोग कृषि करते हैं, जिनको कृषि करने का अनुभव है, कृषि में जितना शुभ अच्छा भाव रहता है उतना व्यापार में भी नहीं रहता, अन्य कामों में भी नहीं रहता, लेकिन कृषि में मन निर्मल रहता है। काली मिट्टी में थोड़ा हाथ काले करना पड़ता है, लेकिन मन बिल्कुल निर्मल रहता है। ये गांव के जीवन की, ये कृषि की विशेषता होती है। लेकिन आचार्य भगवंत कुछ पीड़ा भी व्यक्त कर रहे हैं। अभी गांव में भी कुछ विकृति आई है, पूर्व की संस्कृति भी कुछ लोप हुई है, धन लिप्सा जो जागृत हुई है गांव में, उसके कारण भी समस्याएं हो रही है। शहरी व्यक्ति भी नगर की तृष्णा सता रही है, गांव का व्यक्ति भी शहरी बनने की कोशिश में। मैं अनेक लोगों को अनेक बार ऐसा अनुभव बताता हूं कि आप जरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य और पर्यावरण की दृष्टिकोण से जरा सोचो, गांव का जीवन कितना सुखमय है। ठीक है, शहरों में लोग पढ़ने जाते हैं, कैरियर संवारने के लिए जाते हैं, लेकिन ये नगर की तृष्णा जिन जिन को सता रही है उनके भी जीवन में अशांति का प्रवेश हो रहा है, जिससे भी हमको शिक्षा प्राप्त करनी है। अभी आपको मैं बता दूं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कई ऐसी घटनाएं हो रही है, जो लोग बहुत क्वालिफाइड हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में जिनकी पोस्ट है, पैकेज बड़े बड़े हैं, वो भी अभी अपना पोस्ट पैकेज छोड़ करके और विशेषता विदेशियों से सीख करके अपने ग्रामीण परिवेश में लौट रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो ग्रामीण में आकर के अपनी कृषि कर रहे हैं, उसमें उनको आनंद आ रहा है, वहां एक नवीन संभावना है वो निर्मित कर रहे हैं। ऐसा भी एक परिदृश्य आज राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उभर रहा है, ये भी हमको जानना है। और गांव में भी यदि कोई अशांति आई, उसका कारण है फैशन व्यसन भी प्रारंभ हो रहे। इस क्षेत्र में भी आचार्य भगवंत जिन जिन गांव में गए, वहां पर आचार्य भगवंत हमेशा पूछते हैं कि तुम्हारे गांव में ये विकृति क्यों आई, तो वो यही बताते, हमारे माइंड में शहर बैठा हुआ है, हम शहरी बनना चाहते हैं, शहरी दिखना चाहते हैं, इसलिए अशांति है। लेकिन आचार्य भगवंत की अभी प्रेरणाओं के बाद में कई लोगों ने अपने उस मानस को चेंज किया है और अब वो ग्रामीण संस्कृति में ही रहते हैं, ग्रामीण जैसा भाव रखते हैं, सरल सहज। और शहर में भागने के कारण क्या हो रहा है, सुख स्वास्थ्य भी खोते जा रहे हैं, सुख स्वास्थ्य भी खो रहे हो, परिवार को भी खो रहे हो। इसमें बहुत बड़ी शिक्षा भी है। जो लोगों में ये इस तरह का जो विघटन हो रहा है, परिवार में विघटन हो रहा है, परिवार टूट रहा है, छूट रहा है, उनको भी इस ग्रामीण संस्कृति की को जानना चाहिए। और गांव खंडहर होते जा रहे हैं। हम लोग भी राजस्थान के भी बहुत से गांव में गए, जहां बड़े बड़े ऐसे घर भी बने हुए हैं, कुछ खंडहर भी पड़े हुए हैं, और वहां लोग शहरों में चले गए, घरों में कोई नहीं रहता, कोई वृद्ध है, कहीं कहीं वृद्ध भी रहते हैं, वृद्ध लोग घर के रहते हैं। तो ये सब प्रेम और संस्कार लोप हो रहा है। और कुछ तो देखा देखी भी हो रहा है, अकल के बिना भी नकल करके भी, एक दूसरे का अंधानुकरण करके भी ये सब हो रहा है। लोग आज बेरोजगारी का रोना रोते हैं, अपने जो परंपरागत कार्य हैं उसको नहीं करने के कारण भी इस देश में अशांति का वातावरण कहीं कहीं है। तो उसका कारण भी यह है, अपनी परंपराओं से, अपनी ग्रामीण संस्कृति से बिल्कुल छूट जाना, उससे टूट जाना, ये भी अशांति का बड़ा कारण बनता जा रहा है। और नगरों में क्या हो रहा है, इसी गांव से जब लोग नगरों में जाते हैं तो नगरों में क्या हो रहा है, भीड़ बढ़ रही है, और भीड़ के कारण समस्या हो रही है। अभी गत वर्षों में जो भी संक्रमण का काल आया, उस संक्रमण काल में आपने देखा कि जो भी गांव से लोग गए थे रोजगार के लिए, आजीविका के लिए शहरों में, भाग भाग के पुनः अपने गांव में आना पड़ा उस संक्रमण के कारण। इस कोविड के कारण भी उनको क्यों आना पड़ा,
क्योंकि वहां पे भीड़ बढ़ गई, और भीड़ में तो और अधिक संक्रमण बढ़ता है, और अधिक प्रदूषण बढ़ता है, और अस्वस्थता बढ़ती है। हमारे देश की राजधानी दिल्ली देख लो, कितनी प्रदूषित राजधानी है हमारे, और पूरे वर्ल्ड में जितने देश हैं, बड़े 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 नगर हैं, उसमें 10 तो मुख्य रूप से भारत के ही हैं प्रदूषित, सबसे ज्यादा प्रदूषित, क्योंकि ये शहरीकरण की भी समस्या बढ़ रही है। इस कविता के माध्यम से आपको ये समस्या भी समझना है। आप ये ना समझिए कि ये सब विषय हमारे धर्म से संबंध नहीं रखता। आप जितना जितना भीड़ में जाते जाएंगे, उतना ही उतना जीवन में अशांति होगी, आपके भाव शुद्ध रह नहीं सकते, द्वंद्व होगा, प्रतिस्पर्धा होती है भीड़ में जाने से। आप आचार्य भगवंत की कवि में भीड़ संबंधी आपको कविता इससे रिलेटेड कभी समझाऊंगा, तब आपको ज्ञात होगा कि भीड़ में क्या क्या समस्याएं होती है, स्वास्थ्य संबंधी और दुर्घटनाओं से संबंधित, असुरक्षा से संबंधित। आप लोग देखते होंगे जो अभी आप लोगों में से बहुत से लोग मुंबई के प्रवासी है, मुंबई में जो लोकल ट्रेनें चलती हैं उसमें हजारों लोग एक साथ चढ़ते हैं और हजारों लोग एक साथ उतरते हैं। थोड़ा भी कोई चूक गया तो दुर्घटना घट जाती है। ऐसी अनेक घटनाएं होती रहती है। ये सब क्यों हो रहा है? ये भीड़ के कारण हो रहा है। इस कविता के माध्यम से ये भी शिक्षा प्राप्त करनी है कि हम ऐसी दुर्घटना, ये जीवन हमारे इतना सस्ते में हम क्यों बेचे, क्यों ऐसे दुर्घटनाओं को, क्यों ऐसी भीड़ में अपने जीवन को खोएं, क्यों नहीं शांति प्राप्त करें। ये भी अपने जीवन में, अपने भावों में तो कम से कम ये लाओ। ठीक है, आप शहरी परिवेश में भी रहते हैं, लेकिन अपने भावों में कम से कम ग्रामीण संस्कृति को बनाए रखो। विशेषता मैं हमेशा बोलता हूँ, हमारे जितने भी राजस्थानी हैं, विशेषता मेघवाड़ बागड़ के अंचल के लोग हैं, आज भी कई लोग जो शहरों में भी रहते हैं, लेकिन वो अपनी ग्रामीण संस्कृति से युक्त है। जैसे हमारे एक प्रतिदिन इसमें कलावती जैन भी जुड़ते हैं, मुंबई में उनकी दुकान है, लेकिन वो अभी भी अपनी ग्रामीण संस्कृति के अनुसार ही उनका भाव व्यवहार मैं देखता हूँ। यहाँ दर्शन के लिए आई भी थी सागवाड़ा में, तो उनका भी भाव व्यवहार ग्रामीण ही है। अनेक लोग इस मेवाड़ बागड़ के मुंबई के प्रवासी होते हुए भी, कल हमारे चंद्र प्रकाश आए थे, राठौड़ा गांव वाले जो मुंबई के प्रवासी हैं, वहां पे हीलिंग थेरेपी का कार्य करते हैं, वो भी बिल्कुल ग्रामीण संस्कृति से रहते हैं। तो ये भी इस कविता के माध्यम से हमको शिक्षा प्राप्त करनी है। और शहरों में भीड़ बढ़ रही है, समस्याएं बढ़ रही है, और जीवन जीना भी व्यक्ति का दूभर हो रहा है, और क्षुद्र लक्ष्यों में व्यक्ति वहां पर समाता जा रहा है। जितना जितना बड़े स्थान पे जाता है, ब्रॉड माइंड होना चाहिए वो, और क्षुद्रता को प्राप्त हो जाता है, क्षुद्र लक्ष्य हो जाते हैं, संकीर्ण भाव हो जाते हैं। हाँ देखो, कलावती ने नमोस्तु लिखा है गुरुदेव, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, देखो उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। वो भी शहर में रहते हुए भी ग्रामीण संस्कृति से रहती हैं। तो आचार्य भगवंत ने इस कविता के माध्यम से गांवों के अभी गुण दोषों की समीक्षा की है, और सत्य तथ्य आपके समक्ष रखने के लिए इस कविता के माध्यम से उस सत्य तथ्य को भी आप स्वीकारो, उसको कम से कम दृष्टिगत रखो। ठीक है, आप जहां भी रहते हैं, और आप अपने यदि गांव में रहते हैं तो अपने ग्रामीण होने पे गौरव करो। आपको किसी प्रकार की दीनताहीनता नहीं रखनी। आप लोग जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सब जानोगे कि आपका ग्राम्य जीवन कितना अच्छा है। हमारी देखो ओबरी की विमला जी जैन बैठी हुई है, ओबरी गांव कितना अच्छा है। हम लोगों का संघ आचार्य भगवंती बोलते, जब भी हमको अच्छा स्वास्थ्य संपादन करना हो तो हमारा ओबरी सबसे प्राकृतिक गांव, बहुत अच्छा गांव। भले ही वहां के लोग वहां से विस्थापित हो गए, लेकिन आपको डरना नहीं है, आपका गांव बहुत अच्छा है। गांव का ही जीवन सबसे बढ़िया स्वर्गीय जीवन है, गांव में ही सब कुछ है। आप तो गांव के जीवन से संबंधित बहुत सी यहाँ तो कविता है, लेकिन मैं अभी आपको मैं इस दूसरी कविता के माध्यम से भी पुनः एक प्रकार से गांव के ही परिवेश में ले चल रहा हूँ। दूसरी कविता में इसका भले शीर्षक है एक था बचपन, एक था बचपन अभी है कृत्रिम जीवन। मेरा एक बचपन था, लेकिन अभी जीवन में कितनी कृत्रिमता, कितनी बनावटीपन, कितना मिलावटीपन आ गया है, कितनी जटिलता, कुटिलता और दुरूहता हमारे जीवन में आती जा रही है। इससे भी सावधान होना है।
छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। इसलिए नए परिवेश में आइए। एक था बचपन, अभी है कृत्रिम जीवन। बाल मनोविज्ञान, अनक्षरी शिक्षा, संस्कार, सदाचार एवं भविष्य निर्माण। उस बचपन के माध्यम से उस बचपन को जगा करके आचार्य भगवंत साहब को के मैं हमेशा एक दो लाइन सुनाता ही हूँ कविता की। छोटू मेरा नाम रे, छोटे छोटे काम रे, छोटे छोटे हाथ पांव से करूं मैं छोटे काम रे। और एक कविता में लिखते हैं, छोटा भोला छात्र हूँ, ज्ञान साधक पात्र हूँ, राह में एकला हूँ, सत्य के साथ हूँ, श्रद्धा के साथ हूँ, निष्ठा के साथ हूँ। बाल भाव, आचार्य भगवंत भी श्रेष्ठ रूप है बाल भाव के, छात्र भाव के, विद्यार्थी भाव के। बाल भाव रखते हुए भी ज्ञानियों में ज्ञानी, संतों में महासंत, श्रेष्ठ शिक्षा विद, श्रेष्ठ दार्शनिक, श्रेष्ठ वैज्ञानिक, श्रेष्ठ आचार्य कैसे हैं? बचपन के कारण। बचपन जितना लाओगे उतना ही उतना आपका जीवन खिलता जाएगा, गुणों की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, भावों की दृष्टि से, हर दृष्टि से। बाल भाव, आपने एक गीत सुना होगा, बच्चे होते हम भी अगर, नाम हमारा होता बबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू, ये दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। इसलिए बालपन, मराठी में कहावत है बालपन दे देवा। इसका अर्थ है, हे प्रभु मुझे बालपन दो, मुझे बचपना दो, मैं बचपन में ही रहना चाहता हूँ। इसलिए आप भी यही भावना करें, अपने बचपन को पुनः स्वागत करें, आमंत्रित करें, इस कविता के माध्यम से समझें। एक था कभी प्यारा बचपन, एक था कभी मस्त बचपन, खेल कूद में व्यस्त जीवन, हंसी खुशी सह शांत जीवन, मेल मिलाप सह जीवन, जंगल खेत व उपवन, नदी तालाब खेल ही मैदान, रेत मिट्टी पेड़ जल स्थान, मेरे खेलने के सही सामान, धमा चौकड़ी उछल कूद, तैरना दौड़ना लुका छिपी, रेत मिट्टी में बने मकान, रोटी भात बनाना पकवान, एक था मस्त बचपन, खेल कूदमय व्यस्त जीवन, राम रावण नाटक पास्वांग, हरिश्चंद्र व श्रवण कुमार, राजा रानी दैत्य जानवर, खेल खेलने के होते प्रकार, मंदिर जाना घंटी बजाना, साधु संतों के पास में जाना, आहार देना वैयाव्रती करना, कमंडल लेके शौच को जाना, धार्मिक पाठशाला भी जाना, प्रवचन आरती नृत्य भी करना, जय जयकार करना गाना भी गाना, सांस्कृतिक कार्य में भाग भी लेना, वृक्ष लगाना पानी पिलाना, फूल फल देख के प्रसन्न होना, वृक्ष चढ़ कर फल तोड़ना, मित्र सहित फल भी खाना, पशु पक्षियों को पानी पिलाना, उनके साथ खेल खेलना, उनकी नकल भी खूब ही करना, आवाज नृत्य सह पीछा करना, पर्व उत्सव में खूब नाचना,
मिष्टान्न खाना और खिलाना, मित्रों के साथ खूब घूमना, झूला झूलना, खेल देखना, सर्कस ड्रामा लीला देखना, गाना संगीत खूब सुनना, म्यूजियम चिड़ियाघर देखना, समाज सेवा भी खूब करना, मित्रों के साथ स्कूल भी जाना, प्रार्थना सहित राष्ट्र वंदना, गुरु का विनय खूब ही करना, मन लगा कर पाठ पढ़ना। देखो बचपन कितना मजेदार है, आनंद ही आनंद है। वृक्ष लगाना, पानी पिलाना, साफ सफाई स्वयं करना, मित्रों के साथ खेल खेलना, प्रतियोगिता में भाग भी लेना, वर्षा के पानी में खूब नहाना, डैम बांध कर पानी रोकना, नौका बना कर खेल खेलना, केनाल से पानी खेत में लाना, तितली रानी से मजा भी लेना, मेंढक मेंढकी शादी करना, बछड़ों के साथ खूब खेलना, उनको कोमल घास खिलाना, एक था प्यारा बचपन, खेल कूद मय व्यस्त जीवन, खेल उपकरण स्वयं बनाना, जहाज नौका गाड़ी बनाना, भौरा पतंग चक्र बनाना, मिट्टी लकड़ी से यह बनाना, स्कूल की छुट्टी में खेत जाना, काम करना व खेल खेलना, गन्ना ककड़ी व चना भी खाना, राहगीरों को भी यह खिलाना, पर्यटन है तो दूर भी जाना, मंदिर मूर्ति कला देखना, दुर्ग महल वन देखना, पशु पक्षियों का भी मजा लेना, इससे अनेक विकास हुए, शरीर मन स्वस्थ भी हुए, प्रायोगिक ज्ञान अनेक भी हुए, पुस्तक ज्ञान से भी अधिक हुए, प्रायोगिक पाठ प्रेम का पढ़ा, विज्ञान गणित कला भी पढ़ा, धार्मिक नैतिक संस्कार गढ़ा, देश प्रेम का पाठ सह पढ़ा, अभी के बच्चे कृत्रिम हुए। देखो कुछ पीड़ा भी है, बचपन तो ऐसा ही होना चाहिए जो पूर्व में वर्णन किया, लेकिन अभी के बच्चे कृत्रिम हुए, रटंत ज्ञान से वे मूढ़ हुए, खान पान खेल कृत्रिम हुए, शरीर मन से अयोग्य भी हुए, अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई, प्रतिभा दक्षता कम भी हुई, श्रद्धा प्रज्ञा निष्ठा विकृत हुई, समता शांति भी घटती गई, फैशनी व्यसनी आलसी बने, दम्भी पाखंडी भ्रष्ट भी बने, सभ्यता संस्कृति नम्रता भूले, नट नटियों के भक्त भी बने, प्राकृतिक ज्ञान कराने हेतु, ज्ञानी महान बनाने के हेतु, कनक विचार सुधार हेतु, बच्चे भी गाए सुधार के हेतु, एक था कभी प्यारा बचपन, खेल कूद में व्यस्त जीवन, हंसी खुशी सह शांत जीवन, मेल मिलाप सह जीवन। तो कितनी मजेदार कविता है, ये सब कब कल्पनाएं अपने भावों में लाओ, क्योंकि बचपना नहीं आएगा, सरलता नहीं आएगी, भोलापन नहीं आएगा, तब तक हमारा मोक्ष मार्ग भी प्रशस्त हो नहीं सकता, हम धार्मिक भी नहीं बन सकता है। और आप जरा इस पैमाने को लगा लो, आज कितने लोग सच्चे अर्थों में क्या धार्मिक हैं। हमारे तीर्थंकर भी बड़े बड़े सत्तावान थे, सत्ता संपत्ति से युक्त चक्रवर्ती थे, कहाँ गए वो? वनों में गए, गांव में गए,
वहां से सर्वज्ञ बने, सारे ब्रह्मांड के ज्ञाता बने, सर्वज्ञ त्रिकालदर्शी वीतरागी सर्वज्ञ बन गए। ये सब कैसे हुआ? इस कविता में कोई सामान्य कविता नहीं है। इस कविता के आप मनोविज्ञान को समझेंगे तो आपको इसमें अनेक आयाम मिलेंगे, विज्ञान के, शिक्षा मनोविज्ञान के, और प्रकृति के, पर्यावरण के, स्वाभाविक विकास करने के, चार पुरुषार्थ के, इस सब कुछ आयाम इस बचपन में छिपे हुए हैं। आचार्य भगवान बोल रहे हैं, मेरा कैसा खेल कूद में मस्त जीवन था, हंसी खुशी वाला शांत जीवन और मेल मिलाप वाला, वो कल्पना अपने दिमाग में लाओ। मैं तो हमेशा यही कल्पना रखता हूँ अपने भाव में, वही मेरा गाँव, वही मेरा बचपन। और संतों का जीवन तो ऐसा ही होता है। संत जीवन का अर्थ ही है जो बिल्कुल बालकवत रहे। हमारी जो मुद्रा है, ये नग्न मुद्रा भी ये बालकवत रहने की ही मुद्रा है, बालक जैसी ही मुद्रा है। गांव में बचपन में क्या होता है कि जब बचपन गांव में जो होता है, गांव का विशेषता, गांव का बचपन, जंगल, खेत, उपवन, नदी, तालाब, खेल के मैदान, रेत, मिट्टी, पेड़, जल स्थान, मेरे खेलने के सही सामान। गांव के बच्चे रेतों से भी खेलते हैं, मिट्टी से खेलते हैं, पेड़ों के साथ खेलते हैं, जल स्थानों में जाकर के खेलते हैं, नदी नाले में जाकर के कूदते भी हैं। कितना आनंद रहता है। धमा चौकड़ी चलती है, उछल कूद चलती है बचपन में, तैरना, दौड़ना, लुका छिपी का खेल, रेत मिट्टी के मकान। बच्चे कैसे बताते हैं, आप लोगों ने भी बचपन में बनाए होंगे जिन्होंने, रेत और मिट्टी के मकान, रोटी भात, नाना पकवान। वही कृत्रिम रूप से बच्चे रोटी भी बनाते हैं, पकवान भी बनाते हैं, देखो मेरा घर बन गया किसी के। और उससे प्रायोगिक रूप से शिक्षा मनोविज्ञान भी है, उससे बच्चे प्रायोगिक रूप से सीखते हैं। और बचपन में बच्चे स्वांग भी करते हैं, किसी की नकल भी करते हैं। राम रावण की नाटक की मैं स्वयं करता था, रामलीला देख करके आता था तो मैं स्वयं भी बहुत स्वांग करता। हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार, आजकल तो नाटक गांव में नहीं तो गांव में नाट्य मंडली रहती थी, खूब नाटक आप लोगों ने सबने देखे होंगे। तो वहां पे हरिश्चंद्र, श्रवण कुमार का, भर्तहरि का, राजा रानी, दैत्य जानवर, ये सब प्रकार होते थे नाटकों में, सब देखते थे। ये था बचपन का। मंदिर जाना, घंटी बजाना, साधु संतों के पास जाना, ये बचपन में सब होता है, बचपन का आनंद है। लेकिन अभी बचपन खोता जा रहा है। ये सब एक्टिविटी से आज गार्जियन बच्चों को रोकते हैं, जाने नहीं देते कहीं। पढ़ो 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 पढ़ो, बस रात दिन बिल्कुल गधे की जैसी पढ़ाई चल रही है। इसलिए बचपन बच्चों का छिन रहा है। उनकी स्वाभाविकता, उनकी जो प्राकृतिकता है, उनकी सहज सरल विकास करने की जो प्रक्रिया है, उसमें आप बाधा उत्पन्न करते हैं। बचपन में आहार देना, वैयावृत्ति, कमंडल लेके शौच भी जाना। अभी सबसे बढ़िया हमारे कॉलोनी के भी अनेक बच्चों को देख लो, जहां जहां भी आचार्य भगवान जाते, संग जाता है, आपके वर्ण है, गर्व है, निधि है, बहुत बच्चे यहाँ पर वर्ण देखो बचपन से ही अभी साधु से, ये सब एक्टिविटी में कितना आनंदित रहता है। और धार्मिक पाठशाला भी जाना, प्रवचनार्थी। विशेषतः हम लोग बागड़ में प्रवास करने का कारण ये भी है, यहाँ ग्रामीण परिवेश भी बहुत है, और ग्रामीण परिवेश के अनुरूप ये सब लाभ आप लोग भी लेते हैं। जय जयकार करते हैं, प्रवचन में भाग लेते हैं, आरती करते हैं, नृत्य करते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी भाग लेते हैं। वृक्ष लगाना, पानी पिलाना, ये सब बचपन में होता है, बहुत आनंद आता है। वृक्ष भी लगाते हैं, पानी पिलाना, फूल फल देख करके प्रसन्न, जब उसके फूल फल आने लगते हैं कितनी प्रसन्नता होती है। ये सब बचपन की एक्टिविटी होती है। वृक्ष चढ़कर फल तोड़ना, और वृक्ष जब बड़ा हो जाता है उस पर चढ़ करके फल तोड़ने का कुछ आनंद और ही होता है। आपने एक कविता सुनी होगी प्राइमरी स्कूल में, ये कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे, ले देती तुम मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ये सब बचपन का एक बड़ा मधुर संस्मरण होता है, एक मधुर घटनाएं होती हैं। और क्या होता है, पशु पक्षियों को पानी पिलाने का।
आपके क्षेत्र में भी मैं देखता हूँ परिंदे बना करके पशु पक्षियों को पानी पिलाया जाता है, उनके साथ खेल खेलना, ये बचपन की बहुत अच्छी एक्टिविटी होती है। और उन पशु पक्षियों की फिर नकल भी करते हैं, वो नकल करने का भी बड़ा आनंद होता है, उनकी जैसी ध्वनि करना, उनकी जैसी एक्शन करना और उनके जैसा नृत्य करना। और पर्व उत्सव में भी खूब नाचना, बचपन में ये भी खूब होता है। पर्व होते हैं, उत्सव होते हैं, बच्चे नाचते हैं, मिष्टान्न खाते हैं, खिलाते हैं और अपने मित्र मंडली के साथ घूमते हैं, झूला भी झूलते हैं। गांव में अभी झूला झूलने की पद्धति, अभी घरों में झूले हो गए, नहीं तो पहले सावन के झूले, सावन के झूले जानते हैं आप लोग? ये वट वृक्ष जो होता है उसके ऊपर में झूला झूलते थे, जिन्होंने झूला है वो जानते हैं आनंद। ये भी बचपन का आनंद होता है और ग्रामीण जीवन में विशेषता होता है। सर्कस ड्रामा लीला देखना, गाना संगीत खूब सुनना, बचपन में ये भी खूब चलता है। सर्कस देखना, ड्रामा देखना, आपके क्षेत्र में भी कभी सर्कस आता होगा। म्यूजियम, चिड़ियाघर देखना, समाज सेवा भी खूब करना, बचपन की ये सब एक्टिविटी होती है। और जो बच्चे ऐसे बचपन को जीते हैं वही आगे बहुत महान बनते हैं। हमारे आचार्य भगवंत बाल्यकाल से ही बहुत प्राज्ञ एक संत पुरुष है, महापुरुष है, उनमें ये सब एक्टिविटी उन्होंने देखी है। एक कविता सृजन जो की है, आप सोचो कितनी सूक्ष्म दृष्टि है। एक महान आगम के ज्ञाता होने के बाद भी अभी भी बचपन का भाव, बाल्यकाल की वो एक्टिविटी कितनी अंतरंग में है, और उसके माध्यम से सीख करके आज आगम के इतने बड़े अंतरराष्ट्रीय वैश्विक ज्ञाता हैं। इस सब आपको भी सब प्रेरित करने के लिए इस कविता के माध्यम से प्रेरणा दे रहा हूं, शिक्षा दे रहा हूं कि आप भी अपने जीवन में इन सब आयामों को करके, इन सारी एक्टिविटी के साथ में अपने बालपन के भाव को जागृत करके और विकास करो। देखो फिर कैसे गाड़ी आगे चलती है, कैसे तीव्रता से चलती है, बुद्धि से, भाव से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, हर दृष्टि से आप प्रगतिशील होते जाएंगे। और मित्रों के साथ स्कूल जाना, प्रार्थना गाना, राष्ट्र वंदना करना, गुरु की विनय करना, मन लगा के पाठ करना, बाल्यकाल में सब संभव होता है। अभी हमारे देखो कॉलोनी के भी जो बच्चे हैं या जो भी बच्चे गुरुदेव से बाल्यकाल से जुड़े हुए हैं, वो उनकी प्रतिभा आप देखते होंगे कि कुछ उनकी निराली ही प्रतिभा है, अद्भुत प्रतिभा है। हमारे वर्णों को देख लो, कितनी अच्छी प्रतिभा है इसकी, इसका मैनेजमेंट देखो, इसकी स्फूर्तता देखो, इसमें कम्युनिकेशन का गुण देखो कि कैसे हो रहा है, इसी से हो रहा है। वर्ण के अंदर भी कितने अच्छे सब गुण, ये बचपन की सब एक्टिविटी है। इसीलिए हमारे श्रेय शाह को देखो, मधुक का बेटा देखो, अभी 7 साल का विद्वान व्यक्ति है, आपसे कोई प्रश्न पूछ ले तो प्रश्न का उत्तर देना आपके लिए कठिन हो जाएगा, इतना बुद्धिमान बच्चा है। अभी हमारे बाल बाल आबाल वृद्ध वनिता सब, अभी जो भी बच्चे बन रहे हैं सब में परिवर्तन आ रहा है। हमारी महिलाओं को भी देखो, हमारी बहनों को देख लो, हमारे बच्चियों को देख लो, हमारी टीना को देख लो, ये विदुषी है, अन्नपूर्णा है, कितना इसमें परिवर्तन है। बिल्कुल बालकवत अभी उसका भाव व्यवहार सब कुछ बालकवत, जो भी कर रहे हैं। अन्य भी बहुत लोग हैं, लेकिन अभी एक मुख्य रूप से उनको बता रहा हूं केंद्रित करके। आज देखो उनके जीवन में क्या विकास, बौद्धिक रूप से, भावनात्मक रूप से, इसको अनुभव करने की आवश्यकता। और क्या क्या होता है बचपन में, वृक्ष लगाना, पानी पिलाना, साफ सफाई करना, कितना आनंद रहता है। मित्रों के साथ खेलना, प्रतियोगिताओं में भाग लेना, वर्षा के पानी में नहाने का अलग ही आनंद होता है। आपने देखा होगा तो बच्चे भी नंगे होकर के, बिल्कुल जब मानसून की वर्षा होती है तो बाहर निकल आते हैं और नहाने का आनंद होता है। और कुछ बच्चे थोड़ा डैम करते, छोटा सा कोई मिट्टी का डैम बना लेते हैं, पानी रोकते हैं, उसका भी एक आनंद अलग होता है। और कुछ बच्चे छोटी सी कागज की नौका या कश्ती बना करके वो भी खेलते हैं। देखो कितना आनंद होता है, सब एक्टिविटी होती है। ये सब आपको पुनः याद दिलाने के लिए उस
मधुर संस्मरण में ले जाने के लिए एक कविता मैं बता रहा हूँ। तितली रानी से मजा लेना। अभी तितली रानियां कम ही दिखती हैं। मैं जब तितलियों के बीच में खेलता था, एक साथ हजारों तितलियों को, रंग बिरंगी तितलियां देखता था। अभी तो कहीं इक्का दुक्का दिखती है, तितलियां भी बहुत कम हो गई, क्योंकि ये प्रदूषण के कारण, कुछ प्राकृतिक असंतुलन के कारण बहुत सी जीव प्रजाति देखने को नहीं मिलती। पहले हम जुगनू भी पकड़ते थे, ततैया को पकड़ते थे, तितलियों को भी पकड़ लेते थे। तो ये तितली रानी से मजा लेना, मेंढक मेंढकी की शादी करना, ये भी आप लोगों ने देखा होगा जो गांव में रहते हैं। मेंढक मेंढकी की शादी करना, ये भी एक बच्चों का खेल होता है। बछड़ों के साथ खेलना और उनको कोमल घास खिलाना, ये भी एक बच्चों की एक्टिविटी होती है। बचपन में ये सब होता है। ये सब बताने का उद्देश्य है कि हम अभी जितना कृत्रिम जीवन जीते जा रहे हैं, उतना ही विकास हमारा अवरुद्ध हो रहा है, यथार्थ विकास नहीं हो रहा है। ये विषय आपको आचार्य भगवंत के समक्ष आने पे ही अधिक ज्ञात होता है, अन्यत्र आपको कोई बताने वाला नहीं है। आपके गार्जियन, आपके टीचर्स, आपके दादा दादी कोई नहीं बताने वाले। अभी तो सब पढ़ाई के नाम पर डंडा लेके बैठे, पढ़ बेटा पढ़, बस गधे का बोझ ढोता रहे जीवन भर। ये कोई जीवन नहीं है। मैं ये भी बताने का, एक पीड़ा भी है, मेरी भी पीड़ा है, आचार्य भगवंत की पीड़ा है कि हम अपने उस बचपन को पुनः जागृत करें, उस बचपन का आह्वान करें और उस बचपन के साथ जिए, बड़े होकर के भी बच्चे बने। ये उद्देश्य है बताने का। और विविध प्रकार के, आपने देखा बच्चों की एक्टिविटी होती है, खेल के उपकरण बनाते हैं। कोई बच्चे हवाई जहाज बना लेते हैं, कोई नाव बना लेते हैं, कोई घर बना लेते हैं, कई प्रकार के ऐसे उपकरण बना लेते हैं। जहाज बनाते हैं, नौका बनाते हैं, गाड़ी बना लेते हैं, भौरा, पतंग, चक्र सब बना लेते हैं। मिट्टी से, लकड़ी से, सब ये बच्चों की एक्टिविटी होती है। इससे बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़ती है, बच्चों में एक रचनात्मकता बढ़ती है, एक उनमें सृजनात्मकता बढ़ती है। ये सारा विकास होता है। आप लोग कई विषयों में जो बच्चों को कभी कभी डांट भी देते हैं, अरे ये कर रहा है, वो कर रहा है, मिट्टी में खेल रहा है, नहीं, बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़ती है। जितने बच्चे मिट्टी में खेलेंगे, पहाड़ों पे चढ़ेंगे, उतरेंगे, वृक्षों पे चढ़ेंगे, उनका उतना साहस बढ़ता है। नहीं तो आपके बच्चे कमजोर रह जाएंगे, साहसी नहीं बनेंगे। कोई यदि अचानक विपत्ति आ जाए तो उससे वो पार नहीं पा सकते, क्योंकि उनमें साहस नहीं रहेगा। इसलिए बच्चे जितनी प्रकृति की एक्टिविटी करेंगे, उनके जीवन में उतना ही आनंद आएगा, उनके जीवन में साहस आएगा, वो सुरक्षित भी कर पाएंगे। और स्कूल की छुट्टी में बच्चे खेतों में जाना, काम करना, खेल खेलना, गन्ना, ककड़ी, चना खाना। खेतों में जब जाते हैं बच्चे तो ये सब आनंद होता है। वहां जाके गन्ना खाना तोड़ करके, ककड़ी खाना, चना खाना, होला खाना। होला खाने का भी एक बड़ा आनंद होता है। चने का होला, ज्वार का होला, बाजरे का होला, कई प्रकार के होले खाए जाते हैं। आप लोगों ने कितने खाए मुझे नहीं मालूम, कौन कौन खाता है, लेकिन ये भी खाने का एक आनंद बचपन में अलग होता है। आप लोग सोचते होंगे कि ये गुरुदेव ये क्या का होला होला लेकर के बैठे हुए हैं। ये होला ही आपके जीवन में आनंद लाने वाला। जितना आप बचपन को नहीं, जितना प्रकृति से कटेंगे, और कितने भी आप धार्मिक बन जाओ, बाहरी अनुष्ठान कर लो, आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। कोरी ऐसी रूढ़ियां ढोने से कुछ नहीं होने वाला। हमारा जीवन जितना सरल, सहज, प्राकृतिक होगा, उतना हमारे जीवन में एक बाहर आएगी, जीवन में नवाचार होगा, जीवन में ज्ञान का विकास होगा, अनुभव का विकास होगा, भावों का विकास होगा, गुणों का विकास होगा, ज्ञान का विकास होगा। आप हर क्षेत्र में प्रतिभावान बनेंगे, अच्छे वैज्ञानिक। आप देखो अभी देश और विदेश में भी जितने भी लोग बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, दार्शनिक हैं, बड़े बड़े शिक्षाविद हैं, बड़े बड़े संत पुरुष हैं, कहाँ के हैं? सब गांव के हैं। सब बाल्यकाल से ऐसी एक्टिविटी में जो रहे हैं, वो सब महापुरुष बने, वैज्ञानिक बने, संत बने। और क्या है, बचपन में क्या होता है, पर्यटन हेतु दूर भी जाना, मंदिर मूर्ति कला देखना, मंदिरों की कलाएं देखना, मूर्ति कला देखना। आपकी इस बागड़ अंचल में भी देख लो, यहाँ के मंदिर कितने कलात्मक हैं, प्रतिमाएं कितनी प्रभावशाली है, कितनी उनमें दिव्यता, उनमें कितनी भव्यता,
उनमें कितना अतिशय छिपा हुआ है, ये सब अपने आसपास देख। कहाँ कहीं दूर जाना है, सब कुछ तो अपने पास है, कहीं जाना नहीं है। दूर दूर से लोग आते हैं आपके यहाँ गलियाकोट के मंदिर के दर्शन करने के लिए, सागवाड़ा के मंदिर के दर्शन करने के लिए, आपके आसपास के गांव के दर्शन करने के लिए आते, सब कुछ सब है आपके पास। और दुर्ग महल वन देखना और पशु पक्षियों का मजा भी लेना, बचपन में ही भी होता है, पशु पक्षियों के साथ खेलना, मजा लेना, दुर्ग देखना, महल देखना। और इससे ये सब एक्टिविटी से होता क्या है विज्ञान की दृष्टि से, इससे अनेक प्रकार का विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, शारीरिक सक्रियता होती है, मन स्वस्थ होता है, भाव पवित्र होता है, एक क्रिएटिविटी आती है, ज्ञान का विकास होता है, कल्पनाशीलता का विकास होता है। और मुख्य धर्म तो है कौन सा धर्म? धर्म भी तो यही कह रहा है, भावों का विकास कैसे होगा? मैंने आपको प्रारंभ में मंगलाचरण किया, भावों का मंगलाचरण किया, भाव कैसे विशुद्ध होंगे? आप जितना प्राकृतिक वातावरण में रहेंगे, ठीक है, आप मान लो शहर में भी रहते हो, लेकिन हमारे माइंड में हमेशा प्रकृति और गांव और हमारा ये भोला भाला बचपन ही होना चाहिए, तो आपका जीवन देखो कितना आनंदमय होता है। अभी मैं आपको कई उदाहरण से बता सकता हूँ देश विदेश के। अब्राहम लिंकन गडरिया थे, याद है, अमेरिका के राष्ट्रपति बने। एपीजे अब्दुल कलाम गांव के मछुआरे के बेटे देश के राष्ट्रपति बने, महान वैज्ञानिक बने, भोले भाले सीधे साधे, दिखने में सिंपल। हमारे देश के अभी देखो गांव के रहने वाले चाय बेचने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। योगी आदित्यनाथ को देखो आप, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, छोटे से गांव के हैं। उनकी माँ वगैरह अभी भी बिल्कुल गांव में ही रहते हैं, तो वो सब ग्रामीण परिवेश से आकर के देखो कहां से कहां पहुंचे। और हमेशा याद रखना, जिन्होंने ऐसा बचपन जिया है, जिनके जीवन में ऐसी रचनात्मकता है, कोई भी व्यसनी फैसनी व्यक्ति महान काम नहीं कर सकता। बता दो मुझे एक आध रिकॉर्ड, कोई व्यसनी फैसनी काम? ज्यादा से ज्यादा नकलचीपना कर सकते, बंदर जैसे खुदक खुदक कर सकते, लेकिन श्रेष्ठ कार्य करने वाले, श्रेष्ठ वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाले, कोई दार्शनिक बनने वाले, शिक्षाविद बनने वाले, अच्छे संत बनने वाले, अच्छे परमेष्ठी बनने वाले, ऐसे बालपन से युक्त। आप लोग हिंदू धर्म में भी देखते हैं, अनेक बालकों का कैसा वर्णन होता है। छुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनी। श्री कृष्ण की भी अनेक आप लोग कविताएं और गीत सुनते हैं, उनका भी बाल्यकाल ऐसा ही बीता। वो महापुरुष है नव नारायण में श्री कृष्ण। और अंत की पंक्तियां बता रहा हूं, उसके बाद में हम विषय को विश्राम देंगे। विषय का तो बहुत विस्तार है, ये सारे विषय आपको जानने के लिए भी बहुत बहुत फिर इसके बहुत आयाम है, लेकिन मुख्य रूप से हमारा एक परिचय पहले होना चाहिए श्रेष्ठता से। श्रेष्ठ गुण क्या होते हैं, श्रेष्ठ रचनात्मकता क्या है, श्रेष्ठ भाव क्या है। आचार्य भगवंत मुझे भी हमेशा पूछते, मैं यही बोलता हूँ गुरुदेव, धार्मिक लोगों को भी गुणों का ही परिचय नहीं, आपको गुणों का परिचय नहीं है, दोषों का परिचय नहीं है, तो जीवन में परिवर्तन आए कैसे? बिन जानते दोष गुणन को कैसे तजिए गई। जीवन में जब तक आप दोष और गुण नहीं जानेंगे, गुणों को जानोगे तो उसको गुणों को ग्रहण करोगे, दोषों को जानोगे तो दोषों का परिहार करेंगे, तो ये होता है। तो इससे इस बालकाल के इस बचपन के भाव से क्या होता है, अनेक प्रायोगिक ज्ञान होता है और पुस्तक ज्ञान से भी ज्यादा होता है। आपको ये भी मैं बता दूं कि जितने बड़े बड़े महापुरुष हैं, हमारे तीर्थंकर कौन सी स्कूल गए पढ़ने के लिए? बहुत से ऐसे महापुरुष हैं जो कोई स्कूल भी नहीं गए, लेकिन महापुरुष बन गए, बड़े बड़े वैज्ञानिक बन गए। आइंस्टीन भी ज्यादा पढ़े नहीं थे, न्यूटन भी ज्यादा पढ़े हुए नहीं थे, अब्राहम लिंकन भी ज्यादा पढ़े हुए नहीं थे, सब बड़े बड़े अनुसंधान करता वैज्ञानिक बने, भौतिक विज्ञानी बने, ज्ञानी विज्ञानी बने। ऐसे ही लोग बनते हैं। आप भी अपने जीवन में धीरे धीरे ऐसा भाव जितना लेंगे आप, ऑटोमेटिक आप लोग भी इतनी अभिव्यक्ति कर पाते हैं। कैसे कर पाते? सरल सहज रूप से। क्या कोई पुस्तक पढ़ के ही होती है? क्या नहीं होती, जो भी होती सरल सहज रूप से होती। मैं भी अभी जितना बोल रहा हूँ, क्या सब पढ़ के ही बोल रहा हूँ? क्या नहीं, ये मेरा भाव है, मेरा अनुभव भी है, इसलिए मैं आपको इतना बता पा रहा हूं। और क्या होता है कि इससे
प्रायोगिक रूप से हम प्रेम का पाठ भी पढ़ते हैं बचपन में, विज्ञान, गणित, कला सब पढ़ते हैं, धार्मिक नैतिक संस्कार होते हैं, देश प्रेम का पाठ, ये सब बचपन में ही पढ़ा जाता है और ऐसे बच्चे ही महान बनते हैं। लेकिन अभी दुर्भाग्य से आचार्य भगवंत बोल रहे हैं कि अभी के बच्चे कृत्रिम हो गए। अभी हम बच्चों में कृत्रिमता का प्रवेश ज्यादा कर रहे हैं, पढ़ाई के नाम पर, इस अंधानुकरण के नाम पर। आप सोचते कि हमारे बच्चे बहुत विद्वान हो जाएंगे, बिल्कुल। और आप लोग देख लेना, जिनके बच्चे सिर्फ ऐसे गधे का भार ढोने वाले हैं या ऐसे रटंत विद्या प्राप्त करने वाले, वो जीवन में कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा फर्शनी दसनी बन सकते हैं और जीवन में अन्य भी उनके जीवन में सारे दुर्भावनाएं प्रवेश कर जाती है, वो महान कार्य नहीं कर सकते। इसलिए अभी बच्चे कृत्रिम हो गए और रटंत ज्ञान से बिल्कुल मूल होते जा रहे हैं। लोक मूलता बढ़ रही है, मिथ्यात्व बढ़ रहा है, कुज्ञान बढ़ रहा है। इसके कारण इससे भी सतर्क होना है आपको। और खान पान भी आप देख रहे हो, आज बच्चों का खान पान इतना बिगड़ा हुआ है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। फास्ट फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हैं, स्वास्थ्य खराब हो रहा है, शरीर मन से रोगी हो रहे हैं, सब अनेक समस्या हो रही है, प्रतिभा भी कम हो रही है, दक्षता भी कम हो रही है। इसलिए कोई ऐसे लोग महान काम नहीं कर सकते, आप लिख करके रखो। जब तक आप उनमें श्रेष्ठ गुणों का प्रवेश नहीं कराएंगे, उनमें प्राकृतिकता, उनमें गावड़ापन, उनमें भोलापन, उनमें बचपना जब तक नहीं होगा, तब तक वो श्रेष्ठ काम कर ही नहीं सकते। ये बिल्कुल सूत्र है। और समस्याएं भी हो रही है, श्रद्धा, प्रज्ञा, निष्ठा ये सब विकृत हो गई, समता, शांति ये भी घट रही है। फैशनी, व्यसनी, आलसी बन रहे हैं अभी के बच्चे, अधिक दंभी, पाखंडी और भ्रष्ट बन। ऐसे ही बच्चे फिर कोई नौकरी भी प्राप्त कर लेते हैं, किसी पोस्ट पे भी पहुंचते हैं, फिर भ्रष्टाचारी बन जाते हैं, पाखंडी बन जाते हैं, अपनी सभ्यता, संस्कृति, राष्ट्रीयता, राष्ट्र प्रेम सब भूल कर करके। और अभी आप देखते हैं कि अभी ज्यादा भक्त किसके हैं? नेता, अभिनेता, खल नेता और खेल नेता। बच्चे आप देखना ज्यादातर किसकी पूजा करते हैं, किसकी आराधना करते हैं? नट नटियों की ज्यादा करते हैं। ये सब विकृति आई है क्योंकि उन्होंने श्रेष्ठ कुछ स्वरूप जाना ही नहीं, सत्य को जाना ही नहीं, उनमें बाल भाव समाप्त हो रहा है, तो वो करेंगे क्या? तो ये ऐसा ही करते हैं। तो इसलिए आचार्य भगवान का ये प्रयास है कि ये प्राकृतिक ज्ञान कराने के लिए, अपने बचपन को पुनः सहजने के लिए, उसका प्रायोगिकीकरण करने के लिए, ज्ञानी और महान बनने के लिए आचार्य भगवंत ने इस कविता के माध्यम से आपके समक्ष ये विचार, एक था गांव और एक था बचपन, इसको हमेशा दृष्टिगत रखें आप लोग। और आप भी ऐसे अच्छे श्रेष्ठ बच्चे बने, और एक श्रेष्ठ बच्चा ही महान मानव बनता है, महान संत बनता है, महान नागरिक बनता है। सब कुछ एक श्रेष्ठ बचपन जिसका होता है वही आगे महान बनते हैं। और बच्चे भी सब ऐसे महान बने। आप लोग भी यथा योग्य अपने भावों में इन भावों को, इन श्रेष्ठ विचारों को भावित करते हुए अपने जीवन को भी सुचारू, सुव्यवस्थित, ज्ञान विज्ञानमय बनाए और अपने जीवन का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास करे। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिं चिंतत वस्तुदाने, त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी, त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव का जय 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 गुरुदेव। गुरुदेव। मुझे बचपन याद आ गया सब सुन के। हाँ बहुत बचपन अच्छा। हो गया गुरुदेव। हाँ बहुत हमने अच्छा। ये शरारतें सब की हुई है गुरुदेव हमने।
हाँ बहुत अच्छा बच्चा। और तुम्हारे गांव का तो हम लोग इसलिए हमेशा बोलते हैं, तुम्हारे गांव में तो ये सब प्राकृतिक वातावरण है, हाँ गुरुदेव। सबसे श्रेष्ठ गांव है, बढ़िया गांव तुम्हारा इधर। हाँ गुरुदेव। अभी अभी वहीं गांव से आ रहा था गुरुदेव, कल ही आया हाँ, मैं बहुत अच्छा है। गाँव। तुम मुंबई में बैठ करके भी बराबर अपने गांव का और वही बचपन याद करके बहुत आनंद प्रतिदिन घर बढ़िया और बढ़िया संस्कारी बढ़िया है इसलिए इतना तो विकास बढ़िया हो। नहीं भाई संस्कार नाटर रेडो जरूर नहीं पड़ी तो काल ना दूध खवड़ा भी दे और सुमो जाता रोड ले हां